नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। आज को अपना टॉपिक है किसानों को कैसे मिलेगा जीरे में अच्छे भाव यानी अच्छे दाम। हम लोगों ने अच्छे भाव देख के और अच्छी फसल की बुआई की थी और अच्छी बुआई के चलते हम अच्छी फसल देने को कोशिश करेंगे, यानी हमारी अच्छी भी फसल होने वाली है जीरे पर। तो क्या हम किसान साथियों को जीरे की अच्छी कीमत हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और हम कई दिनों से हम ये कहते हैं कि हम खिलौने पर चर्चा करेंगे कि इस खिलौने को बड़े भैया को रखना है, देना है या हमारे पास में रखना है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को मैं 3 कैटेगरी में बांटने वाला हूं। पहली कैटेगरी होगी ए, दूसरी कैटेगरी होगी बी और तीसरी कैटेगरी होगी सी। यानी 1 2 3, 1 2 3 हिस्से के अंदर हम इस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि कितनी खेती जीरे की आने वाली है और कितनी इसकी लागत है, और जो ये भाव हमें दिखाया जा रहा है ये भाव हमारे लिए सही है या नहीं, या ये कोई चकमा देने वाला भाव है, उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और बी के अंदर अपन ये चर्चा करेंगे कि क्या धन्ना सेठ अभी इस वक्त क्या सोचता है, धन्ना सेठ क्या माल खरीदने के लिए तैयार है या नहीं, या किसान का कोई मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है धन्ना सेठ। इन सारी बातों पर हम बी के अंदर चर्चा करेंगे। और सी में हम चर्चा करेंगे खिलौने के ऊपर कि खिलौनों को हमें कैसे यूज करना है। जो हमारे पास में खिलौना है उस खिलौनों को हम कैसे यूज करेंगे। इन सारी तीनों कैटेगरी में हम एक एक कैटेगरी को लेने की कोशिश करेंगे। यानी हम अच्छी फसल तो दे पा रहे हैं लेकिन हमें अच्छा भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें अच्छा भाव नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे। यानी हमारे पास में कोई वस्तु है और वो वस्तु हमसे जानबूझकर छीनी जा रही है तो हम क्या करेंगे। या तो हम उनसे ये बोलेंगे कि प्रेम से मेरी वस्तु वापस दे दो, या फिर हम ऐसे करेंगे कि हम उनसे लड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमें भाव से लड़ना पड़ेगा। और भाव से लड़ने का मतलब यह है कि युद्ध लड़ना और भाव से लड़ना एक ही स्थिति होती है। यानी हम युद्ध में जो प्लान बनाना पड़ता है वही प्लान हमें भाव से लड़ने के लिए बनाना पड़ेगा। और युद्ध के अंदर 2 पार्टी युद्ध लड़ती है और दोनों को यह लगता है कि हम युद्ध जीतेंगे, लेकिन एक पार्टी युद्ध हार जाती है। यानी हम भाव के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम हार जाएं और भाव जीत जाएं। 90% चांस है कि भाव जीतेगा, 10% चांस है हमारा जीतने का। क्योंकि 10% ऐसे है कि हम रोज ये बात करते आ रहे हैं कि जीरा बुढ़ापे में चल रहा है, और बुढ़ापे में जो व्यक्ति सैया के ऊपर पड़ा हो, जो अर्थी के ऊपर पड़ा हो, उसको जीने की आस हमें नहीं करनी चाहिए। तो भाव बढ़ेगा इसके ऊपर हमें आस नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा एक नजरिया है, जब लोग जीरा 65,000 60,000 बिक रहा था तो हर आदमी हर इंसान यही कह रहा था कि भाव बढ़ने वाला है। अब भाव घटने वाला नहीं है। चीन में डिमांड बहुत ज़्यादा है, चीन की फसल खराब है, विदेशों में डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये सारी बातें उस टाइम हो रही थी और उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि जीरे का भाव कम होगा और इसमें मंदी आने वाली है। तो मैंने उस टाइम वीडियो बनाया था
वो वीडियो भी हमारा यूट्यूब पर अभी भी पड़ा है। तो अब हर इंसान ये कहने लग रहा है, हर मीडिया, हर विदेशी लोग यही बात बोल रहे हैं कि जीरे में ज्यादा तेजी नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली है। तो हम भी आस क्यों करें? हमें भी आस करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम किसान हैं और किसान होने के नाते हम कुछ चीजें भांपने की कोशिश करते हैं, हम कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मौसम विभाग तो अपना डाटा इकट्ठा करके बाद में बताता है कि इतनी बरसात आने वाली है, लेकिन हम किसान साथी तो, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता तो केवल बादल की ओर देखते हैं और देख के बता देता है कि बादल काले हैं, बरसात आने वाली है, या बादल में सफेदी दिख रही है, अभी 15 दिन 20 दिन बरसात नहीं आएगी। तो हम इस नजरिए से देखने वाले लोग हैं। तो हो सकता है कि कुछ आस हो और आस के चलते हमारा जीरा कुछ परसेंट हमें तेजी में हमारा माल बिक जाए। हम किसान होने के नाते हम ऐसी आशा करते हैं। तो हम चलते हैं अपने हम बात एक ही करते हैं कि एक कैटेगरी में हमने कहा था कि हम खेती के बारे में चर्चा करेंगे। हर मीडिया रिपोर्ट, हर एक्सपर्ट यही कह रहा है कि जीरे की फसल बहुत ज्यादा है और इसके चलते भाव गिर रहा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनसे अलावा भी कोई आपके पास में रीजन है बताने के लिए या आपको कहने के लिए कि इसके कारण, इनके अलावा कोई दूसरा कारण है कि इसके कारण आप जीरे का भाव गिर रहा है? हो सकता है आपके पास में इसका कोई जवाब नहीं होगा। हर व्यापारी की रिपोर्ट, हर मीडिया पर रिपोर्ट आ रही है कि जीरे की बहुत ज्यादा फसल होने वाली है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस फसल के अंदर जीरे की 75 से 85 हजार बोरी की फसल आने वाली है। बड़े बड़े लोग, बड़े उद्योगपति, वो तो सारे यही बता रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर का मतलब फसल आने वाली है, 1 लाख बोरी से ऊपर की फसल आने वाली है। लेकिन किसान का एक अनुमान है कि 85,000 और 75,000 बोरी के बीच में फसल रहने वाली है जीरे की। और इनमें से 20 से 30% माल, 30,000 बोरी लमसम किसान के पास में रह जाती है। कुछ बुआई के लिए रख लेता है, कुछ अलग सिस्टम के लिए रख लेता है, तो इतना माल किसान के पास में रह जाता है। तो लमसम 50 से 55,000 बोरी का माल बाजार में आने वाला है। और एक तरफ पूरा वर्ल्ड माल खरीदने के लिए तैयार खड़ा है, सबको प्यास लगी हुई है। इस प्यास के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मर्दसियां पर पड़ा बुजुर्ग व्यक्ति कुछ साहस कर ले, कुछ खड़ा हो जाए और वो 1-2 महीना और जी ले। इस आस के चलते मैं ये ऐसा मान रहा हूं कि कुछ ना कुछ मामूली तेजी जीरे के अंदर आनी चाहिए। बाकी ये कंफर्म नहीं है कि आएगी। दूसरी बात, एक डिस्क्लेमर और है मेरा, एक विशेष चेतावनी और है। हमारी किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं है। जीरे को आप रखो, बेचो, बाय करो, सेल करो, अपने सलाहकार की सलाह लें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। हमारा किसी प्रकार का कोई आपको सलाह नहीं है। मैं केवल एक एजुकेशन वीडियो बना रहा हूं और एजुकेशन वीडियो के चलते हम ये सारी बातें कर रहे हैं। हमारी कोई, केवल हम एक एजुकेशन वीडियो बना रहे हैं, बस इस बात को ध्यान में रखें। और ये एकदम बिल्कुल गलत हो सकता है, वीडियो बिल्कुल गलत हो सकता है। जो हम आगे रणनीति बनाएंगे और रणनीति बिल्कुल गलत हो सकती है, क्योंकि भाव के आगे किसी की नहीं चलती, हमारी और आपकी तो बहुत कम चलने वाली है। तो 50 से 55,000 बोरी माल जाने वाला है और मतलब व्यापारी बहुत ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड की डिमांड भी सामने है।
वर्ल्ड की डिमांड भी लमसम 85,000 बोरी के आसपास की होती है। लमसम लागत कहूँ तो 85,000 90,000 बोरी के आसपास की होती है। तो जितनी खपत होनी है उतनी आमद है, जितनी फसल है, तो भाव में तेजी आना नामुमकिन सा लग रहा है, नामुमकिन सा लग रहा है। क्योंकि इसकी रेंज हो सकती है आने वाले समय के अंदर नीचे 20,000 और ऊपर 26,000, इस रेंज के अंदर वो घूमता फिरता रहेगा मेरे समझ से। बाकी समय बताएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। हो सकता है कि ये 20,000 के आसपास जाके थम जाए या न थमे। दूसरी बात, हमने पीछे एक सप्ताह पहले एक वीडियो बनाया था, उस वक्त मैंने कहा था कि अब इसमें तेजी आना कुछ गलत संदेश दे रहा है, कुछ गलत होने का संदेश दे रहा है। और उस वक्त मैं वीडियो बनाया, उस वक्त 27,300 के आसपास भाव था। उसके बाद में थोड़ी और तेजी गई होंगी। और इस वीडियो में मैंने ये स्पष्ट कहा था कि ये कुछ दिखाने के लिए तेजी है, इसकी मंदी आने वाली है। आज से 6-7 दिन पहले ही मैंने ये चर्चा की है। और आज का भाव करीबन 24,100 के आसपास चल रहा है, यानी 27 से 24 3,000 रुपये की मंदी उसके बाद में आ चुकी है। तो मंदी में तो ये जा रहा है, मंदी जा रही है, तो इसमें तेजी की आशा करना एक हट की बात है, हट करना या हट समझने वाली बात है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि हम किसान हैं और किसान को थोड़ा अच्छा भाव मिल जाए, हमारी मेहनत का पैसा मिल जाए। अब चलते हैं बी की ओर, यानी अब के टाइम में धन्ना सेठ क्या सोच रहा है, धन्ना सेठ की सोच क्या है। आखिर दो प्रकार के सोच वाले धन्ना सेठ हो सकते हैं। एक धन्ना सेठ तो ये सोचता होगा कि फसल तो अच्छी है लेकिन डिमांड भी तो है, किसी के पास में माल है नहीं अभी, तो हमें अभी माल ले लेना चाहिए। वो धन्ना सेठ तो जैसे ही मार्केट में फसल जाएगी और फसल के चलते वो माल खरीद लेगा। एक धन्ना सेठ की सोच होगी कि हम किसान से सबसे सस्ते में खरीदना चाहेंगे, सबसे मंदा भाव में खरीदेंगे और सबसे महंगा बेचने की कोशिश करेंगे। वो धन्ना सेठ थोड़ा समय लेगा माल खरीदने का, और वो थोड़े समय के चलते धीरे 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 भाव कम होने की इच्छाएं प्रकट करेगा। इसके चलते हो सकता है कि मंदी और आए, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि भाव नीचा आएगा तो माल खरीदे। हर धन्ना सेठ की सोच ऐसी है कि भाव और कम हो जाएंगे तो माल खरीदें। तो हो सकता है कि कुछ धन्ना सेठों की सोच ऐसी हो कि बहुत ज्यादा नीचा आएगा तो माल खरीदें। उन धन्ना सेठ को हमें सबसे नीचे माल देना है, हम आगे चर्चा करेंगे। अब उसको धन्ना सेठों को ये पता है, हम किसान साथियों को ये पता नहीं है कि कौन से धन्ना सेठ की मजबूरी क्या है। हमें पहली बार ये पता चल रहा है अब की बार कि जीरा इनके पास में नहीं है, धन्ना सेठों के पास में केवल एक ही मजबूरी का हमें पता है, लेकिन किसानों की मजबूरी का पता धन्ना सेठ को ज्यादा है। धन्ना सेठ को पता है कि फसल अच्छी आने वाली है और किसान हमेशा उधार लेके काम करता है, किसान को फसल बेचनी पड़ेगी। तो किसान की धैर्य की परीक्षा लें, हम किसान की धैर्य की परीक्षा लें, और हमारी धैर्य इसलिए उनके काम आएगा क्योंकि हमने कर्जे से हमारी फसल बोई है, और कर्जे के चलते हमें फसल निकालते ही हमारे घर में कर्जदार आ जाते हैं तो हमें फसल बेचनी पड़ती है। और इसके चलते धन्ना सेठ की सोच ये कहती है कि मंदा आने वाला है, क्योंकि धन्ना सेठ चाहता ही यही है कि किसान का माल हम सस्ते में लें। धन्ना सेठ ये नहीं चाहता कि किसान का माल ऊंचे दाम में लें, लेकिन हमें एक प्लान के साथ हम
अगर हम पेश होंगे तो इन धन्ना सेठ को हम माल देने से, इस धन्ना सेठ को अपने इनकी भाव में माल न दे के हम अपने भाव को आजमाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इसमें भाव जीते, लेकिन हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि मैं किसान साथी, मैं अपना भाव मेरे हिसाब से लूं। अब चलते हैं हम कैटेगरी सी की ओर, करेंगे खिलौने के बारे में। हम हर वीडियो में खिलौने पर चर्चा करेंगे, खिलौने पर चर्चा करेंगे, इस पर हम चर्चा करते आए हैं। तो आज हम खिलौने पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमारे पास में एक खिलौना है और उस खिलौने को हमें तो बेचना पड़ेगा, हम रख नहीं सकते, क्योंकि रखने के कारण हम कई सारी मजबूरियां हमारी होती है, इसलिए हमको खिलौनों को बेचना पड़ेगा और हमें बड़े भैया को ही बेचना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले अपने खिलौने की अमाउंट बढ़ा लेना है, यानी वैल्यू निकाल लेनी है कि हमारे खिलौने की वैल्यू है 100 रुपया, और इस खिलौने की 100 रुपये वैल्यू को हम 3 जगह बांटेंगे। 3 जगह बांटने का मतलब 30-30 का 2 टुकड़ा करेंगे, 2 हिस्सा करेंगे तो 60 एक साइड चला गया और हमारे पास में रहा 40। वो 40 का जो भी टुकड़ा है, हिस्सा है, वो हिस्सा हम जैसे ही हमारे पास में खिलौना आएगा वो खिलौना हम बड़े भैया को दे देंगे। उस 40% हिस्से को, खिलौने को हम बेच देंगे और उनको बेच के हम अपना जो भी निजी जरूरत होती है उन निजी जरूरत को हम पूरी कर लेंगे। क्योंकि मैंने ये प्लान बहुत सोच समझ के बनाया है, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग पैसे के बारे में अलग अलग डिमांड हो सकती है, अलग अलग मजबूरियां हो सकती है, लेकिन मैं इस मजबूरी को भापने की कोशिश की है और इसको मिटाने की कोशिश की है कि हो सकता है कि हम ऐसे ऐसे करने से इसका सोल्यूशन हो जाए। मैं किसान होने के नाते मैं एक मेरा फार्मूला बना रहा हूं कि खिलौनों को हमें कैसे रखना है। तो हमें 40% से जो पैसा आ जाएगा उनसे हमारी भरपाई हो जाएगी और हमारे पास में बचेगा 60%। अब 60% का माल का खिलौने का भाव अगर गिरेगा तो गिर जाएगा, आ गई वो तो मर्द सियां पर पड़ा है, गिर जाएगा, हमारा क्या बिगाड़ेगा? कुछ बिगड़ने वाला विशेष नहीं है, और बिगड़े तो बिगड़े, हमें तो खिलौना का भाव लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास में 2 हिस्सा बच जाएगा। एक हिस्से को हम बेचेंगे करीबन जून जुलाई के आसपास, उस टाइम हम और इस खिलौने पर विस्तार से चर्चा करेंगे, वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त एक हिस्से को हम बेच लेंगे और एक हिस्सा बेचेंगे हम जब खिलौना का दोबारा से हमारे घर में खिलौना आने की तैयारी होगी, उस वक्त, यानी हमारी खेती डिलीवरी में चली जाए उस वक्त, उस टाइम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि असल में बुआई कितनी हुई है, कितनी फसल आने वाली है, डिमांड सप्लाई क्या है, इन सारी बातों पर हम चर्चा कर उस टाइम वो हम दूसरा हिस्सा बेचेंगे। हो सकता है हम एक हिस्से में फेल हो जाएं, दूसरे हिस्से में सक्सेसफुल हो जाएं, हो सकता है कि दोनों हिस्सा हमारा गलत चला जाए, लेकिन हमें प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस खिलौना का भाव अगली बार हमें, जैसे आज 20,000 के आसपास की वैल्यू है मार्केट में, तो हो सकता है 30-32 हजार के आसपास का भाव में मिल जाए। हम तो किसान हैं, ज्यादा लालच रखने वाले लोग नहीं है, हम बस थोड़ी में संतुष्ट कर लेंगे। लेकिन अभी के टाइम में इस खिलौने की रेट कम है, तो हम आशा करेंगे इस भाव से लड़ने की कोशिश करेंगे, अच्छे भाव लेने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक खुश रहे, मंगल रहे,
जय हिंद, जय भारत।